वन, लेट्स गो। चलो आज हम रिवाइज करते हैं अपना एक और स्टैंडर्ड SAE 3420, यानी कि SAE 3420। ये बात करता है प्रोफार्मा FI की एग्जामिनेशन को लेके। पहले हम ये समझते हैं प्रोफार्मा FI होता क्या है। प्रोफार्मा FI यानी कि एक एंटिटी जिसने अपने एक एंटिटी, एक फाइनेंशियल ईयर है, इसके बीच में अगर ऐसी एंटिटी का मर्जर एंड एक्विजिशन हुआ है किसी अनदर एंटिटी का, तो इस मर्जर एंड एक्विजिशन की जो एडजस्टमेंट है, जो हम एक्चुअली आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से मिड ऑफ द ईयर से एंड तक, और यहाँ पे बैलेंस शीट दिखाई जाएगी। पर एज पर सेबी रेगुलेशंस, ICTR रेगुलेशन 2018, जिसके अंदर कहा गया है कि आपको अपनी मर्जर एंड एक्विजिशन की एडजस्टमेंट, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरेटिव बेसिस पे दिखाना होता है, करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर एज कंपेरिजन दिखाना होता है ना। तो प्रीवियस ईयर को कंपेयर कैसे करोगे, तो आपको अपनी मर्जर एंड एक्विजिशन एडजस्टमेंट बैक डेटेड करके दिखाने पड़ेगी कि अगर ये मर्जर एंड एक्विजिशन पिछले साल हुआ होता इस साल में, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से दिखती, और देन उसको करंट ईयर से कंपेयर करके दिखाओगे। तो अब ये एंटिटी अगर अपनी मर्जर एंड एक्विजिशन की एडजस्टमेंट को प्रीवियस ईयर बैक डेटेड लेके जाएगी, तो इस एडजस्टमेंट को चेक भी करना होगा। तो इसको कोई नॉर्मल ऑडिटर चेक नहीं करेगा, इसके लिए स्पेशल इंगेजमेंट होता है SAE 3420। तो अब मैं एज एन ऑडिटर इसमें ऐसे 3420 में यही करना है कि परफॉर्मा FI जो बना है उस पर रीजनेबल एश्योरेंस देने को सही से बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, आइए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, कुछ बेसिक बात है। SAE 3420 में हम बात करते हैं, इसमें हम अश्योरेंस देंगे रीजनेबल, नेगेटिव अश्योरेंस नहीं होगा, रीजनेबल, ट्रू एंड फेयर व्यू वाला। तो इसमें हमारे ओपिनियन की भाषा क्या रहेगी, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू है तो या तो लिख दीजिए ट्रू एंड फेयर व्यू, नहीं तो इसमें जो स्टैंडर्ड में जो भाषा चलती हुआ है, कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है, सेबी ICTR रेगुलेशन 2018। तो जो हमारी परफॉर्मा FI बना है वो इसी हिसाब से बना है, अप्लाइड क्रेडिट के हिसाब से, मटीरियली अप्लाइड क्रेडिट के हिसाब से बना है। या कंप्लाइंस फ्रेमवर्क हो तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्ली कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया, क्योंकि ये कंप्लाइंस फ्रेमवर्क है। तो प्रॉपर्ली कंपाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया। ओपिनियन ड्राफ्ट करते समय ये ध्यान रखना है, कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट एज पर द अप्लाइड क्राइटेरिया, या कंपाइल्ड, प्रॉपर्ली कंपाइल्ड ऑन द अप्लाई क्राइटेरिया। इसमें हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। इसमें अगर कंपनी का स्टैट ऑडिटर ही ये काम करके दे रहा है तो ऑडिटर यूज़ करेंगे, अगर कोई नया सीए कर रहा है तो प्रैक्टिशनर। ठीक है, इसमें जो क्राइटेरिया से भी LODR होगा, इसमें मैनेजमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोल के चलेंगे। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मा FI के जो डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए, वो क्या है। परफॉर्मा FI डेट Performa FI is the FI that illustrates the effect of the significant events and transactions on unadjusted FI as if the event occurred had an earlier date। मतलब वो इफेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन ऑन अनएडजस्टेड FI यानी हिस्टोरिकल FI if the event had occurred an earlier date। अब अनएडजस्टेड FI मतलब हिस्टोरिकल। लेट सपोज डिलीवरी का भी मर्जर हुआ है स्पॉट ऑन के साथ, तो डिलीवरी हो गई एक्वायरर एंटिटी और स्पॉट ऑन हो गया एक्वायरी एंटिटी। तो जो एक्वायरर एंटिटी है उसकी हिस्टोरिकल FI को बोला जाएगा अनएडजस्टेड FI, जिसमें एडजस्टमेंट करी जाएंगी स्पॉट ऑन की। तो जो एडजस्टमेंट करी जाएगी उसको बोला जाएगा परफॉर्मा एडजस्टमेंट। परफॉर्मा एडजस्टमेंट मतलब that adjustment that illustrates the impact of significant event and transaction on FI as if it had occurred an earlier date। ठीक है, और इसमें दो तरह के एडजस्टमेंट, ये तो हो गई मर्जर एंड एक्विजिशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट। ये दूसरी एडजस्टमेंट होगी जो डिलीवरी एक्वायर एंटिटी के में जो अकाउंटिंग पॉलिसी लगी है और जो स्पॉट ऑन की अकाउंटिंग पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और अगर सेम नहीं तो उसको सेम करना पड़ेगा एडजस्टमेंट करो, तो वो एडजस्टमेंट भी इस परफॉर्मा एडजस्टमेंट में आती है। That means performance, it means also an adjustment to make performa FI that are consistent with the applicable financial reporting framework and accounting policy of the acquirer entity। ठीक है, performa FI does not represent the entity actual financial position बिकॉज ये मर्चेंट एक्विजिशन आज हुआ है, मिड ऑफ द ईयर हुआ है, पर हम इसकी एडजस्टमेंट ले जा रहे हैं बैक डेटेड, तो इसलिए वो ट्रू पिक्चर तो दिखाती नहीं है, वो कंपैरेटिव पर्पस के लिए है। परफॉर्मा FI डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटिटीज एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैश फ्लो। ठीक
ठीक है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें ना 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। क्या कि रिस्पॉन्सिव जब हम इसका ईएल साइन करेंगे, इसका एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करेंगे, तो इसमें मैनेजमेंट की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए पहले इसका जवाब देते हैं कि एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट करते में क्या क्या लिखेंगे। तो 3 बात लिखेंगे। ट्रिपल सी क्राइटेरिया एडिक्वेटली डिस्क्लोज, जो अप्लाइड क्राइटेरिया हमने यूज़ करके परफॉर्मा एफआई बनाया वो एडिक्वेटली डिस्क्लोज कराया है हमने परफॉर्मा एफआई में। जो अपने पीएफआई और जो हमने पीएफआई बनाया कंपाइलिंग की, हमने परफॉर्मा एफआई हमने बनाया नहीं, एक्चुअली हमने क्या करा, कंपाइल करा है विद द एडजस्टमेंट। जो कंपाइल्ड पीएफआई कह रहा हूँ मैं, परफॉर्मा एफआई है, जो कंपाइल्ड परफॉर्मा एफआई है वो बेस्ड ऑन द अप्लाइड क्राइटेरिया होना चाहिए, और वो अप्लाइड क्राइटेरिया एक्चुअली डिस्क्लोज होना चाहिए। और साथ में आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन किसके साथ, कॉपरेशन किस चीज़ का, प्रोवाइड, कॉपरेशन से हम लिखेंगे प्रोवाइड एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइड पार्टी प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर with access to all info, additional info or unrestricted access to those within the acquirer entity like a merchant advisor, merchant banker, or access to those within the acquiring entity in case of business combination, ठीक है। तो आइए फिर से एक मैं शॉर्ट में पढ़ दे रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या क्या आपने ईएल में डिस्क्लोज, ईएल में लिखा जाएगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि compiled performa FI are made on the basis of the applicable criteria. That applicable criteria are adequately disclosed in the performa FI, and responsible party providing the practitioner with additional info, access to all info, additional info, access to those within the acquirer entity, and access to those within the acquiring entity in case of business combination transaction. Access to all info से यहाँ पे मतलब है relevant, which is relevant, that information which is relevant to evaluate whether the performa FI has been compiled in all material respect as per the applicable criteria, ठीक है। अब इसका इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले प्रैक्टिशनर को कुछ और चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या कि वो एक प्रैक्टिशनर है, उस दैट आर कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट टू चेक परफॉर्म सच engagement. To check the performa FI, practitioner has been capable and competent to perform the engagement. Determine the applicable criteria are suitable. Evaluate the wording of the opinion. Wording of the opinion यानी कि compiled in all materials, compiled in all material respect या properly compiled in all material respect जो यूज़ करें। साथ ही साथ अगर हमारे हिस्टोरिकल एफआई में, अनएडजस्टेड एफआई में मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है या मॉडिफाइड कंक्लूजन दे रखा है इन केस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट में, या ईएमपी दे रखा है, तो क्या हमें अपने परफॉर्मा एफआई में भी मॉडिफाइड ओपिनियन, कंक्लूजन और ईएमपी मेंशन करना चाहिए? यस, इफ़ लॉ परमिट तो हम इसे ये मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड कंक्लूजन, ईएमपी पैरा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। दूसरा, इसका एक डिटेल में, चलो अभी पढ़ लेते हैं, लास्ट में यहाँ पे होगा। अगर अनएडजस्टेड एफआई में मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड कंक्लूजन या ईएमपी पैरा है तो मॉडिफाइड अगर ओपिनियन, मॉडिफाइड कंक्लूजन, तो इफ़ लॉ परमिट देन गो हेड, लॉ नॉट परमिट, लॉ प्रोहिबिट द मॉडिफाइड ओपिनियन, तो डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के टू चेंज सच एडजस्टमेंट या सच इवेंट्स, सच ट्रांजेक्शन्स, जिससे वो मॉडिफाइड ओपिनियन हट जाए। जब फिर अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज टू डू सो तो विड्रॉ या फिर सीक लीगल एडवाइस। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड कंक्लूजन अनएडजस्टेड एफआई में दिया हुआ है तो प्रैक्टिशनर या ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन और कंक्लूजन देगा अपने परफॉर्मा एफआई में इफ़ लॉ परमिट सो। इफ़ लॉ नॉट डोंट परमिट, डिस्कस विद द मैनेजमेंट टू change about such event transactions. Otherwise, if management refuses to withdraw from the engagement or seek legal advice, ठीक है। अगर ईएमपी दिया है तो इसमें तो ईएमपी देगा ही देगा। अगर मैनेजमेंट हटा देती है उस इवेंट ट्रांजेक्शन को तो ठीक है, अगर नहीं हटाती है तो वो ईएमपी वैसे देगा ही देगा। ईएमपी ऐसे 706 में पढ़ा था, सेम वैसे ही है। In some circumstances, practitioner may consider it necessary to draw the user attention to a matter presented and disclose in the proforma FI. Then such
then the matter is such important that it is fundamental to the user understanding whether the performer FI has been compiled on the basis of applied criteria. The practitioner shall include the EMP para in the practitioner report. ठीक है, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन अपने डिस्कस कर लिए। रिस्पॉन्सिबल पार्टी की कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की जाएगी ईएल में, और मॉडिफाइड ओपिनियन और ईएमपी में क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी चेक्ड या टू बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल प्लानिंग और परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। तो आइए देखते हैं। हाँ, ये रहा। तो ऑडिटर प्रैक्टिशनर या ऑडिटर्स में क्या क्या करेगा कि अप्लाई क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं, प्रैक्टिशनर करेगा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कि वो कितना मटेरियल है या नहीं है, जो इवेंट्स वो चेक करने जा रहे हैं, जो एडजस्टमेंट चेक करना है वो कितनी मटेरियल है। हाउ रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी मैनेजमेंट कंपाइल्ड दी परफॉर्मा FI, तो प्रैक्टिशनर इसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेगा। चौथा, प्रैक्टिशनर चेक करेगा कि प्रेजेंटेशन जो है परफॉर्मा FI में वो उसको एवेल्यूट उसको चेक करेगा। उसको परफॉर्मा FI में अदर इन्फॉर्मेशन भी दी गई होगी जो प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो परफॉर्मा FI मेजरली होता है प्रोस्पेक्टस में भी। अगर लिस्टिंग एंटिटी और वो लिस्टिंग लाने जा रही है, मतलब पब्लिक से पैसा उठाने जा रही है, और उसी दौरान वहीं पे अगर मर्चेंट एक्विजिशन भी हुआ है कुछ टाइम पहले, तो उसको बैकडेटेड मर्चेंट एक्विजिशन ट्रांजेक्शन दिखाने पड़ते अपने प्रोस्पेक्टस में। तो उस प्रोस्पेक्टस में जो अदर इन्फॉर्मेशन है प्रैक्टिशनर उसको भी चेक करेगा। प्रैक्टिशनर रीड द अदर इन्फॉर्मेशन विच इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रैक्टिशनर और क्या चेक करेगा, अनएडजस्टेड परफॉर्मा एडजस्टमेंट्स को चेक करेगा। परफॉर्मा एडजस्टमेंट जो हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, दैट इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट ट्रांजेक्शन एज इफ इट occurred at earlier date, और एडजस्टमेंट टू मेक परफॉर्मा FI consistent with the financial reporting framework and accounting policy as per the acquirer entity। साथ में एक और चीज़ और चेक कर सकता है कि प्रैक्टिशनर शैल ऑब्टेन द एविडेंस अबाउट द appropriateness of the source of the information विच इज़ अनएडजस्टेड FI। जो अनएडजस्टेड FI है जहाँ से हमने एक्सेप्ट करी है उसका जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए। प्रैक्टिशनर उसके रिगार्डिंग एविडेंस लेगा कि वो सोर्स रिलायबल है या नहीं, बस। और अब आता है इसके रिपोर्टिंग कंटेंट में क्या होगा। रिपोर्टिंग में ये एड्रेसी, टाइटल, सोर्स जहाँ से हमने अनएडजस्टेड FI को एक्सट्रैक्ट करा हुआ है, एप्लीकेबल क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, साथ में केवीएट कि अनएडजस्टेड FI ऑडिटेड और उसका ऑडिट कर, अगर ऑडिटेड नहीं है, रिव्यूइंग इट में ऑडिट नहीं, तो उसके प्रैक्टिशनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट और टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन अनएडजस्टेड FI। प्रैक्टिशनर ऑल्सो मेंशन दैट he provide a reasonable assurance about the performer adjustment which may be changed, which may not necessarily provide as it actual outcome of the event transaction that would have been presented। रीजनेबल अश्योरेंस देगा कि उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट में अप्रोप्रिएट एविडेंस मिले है कि नहीं मिले हैं, कि परफॉर्मर FI कंपाइल इन ऑल मिल रिस्पेक्ट है कि नहीं है। रिगार्डिंग परफॉर्मर एडजस्टमेंट आर अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, परफॉर्मर फंक्शनल इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द दोज एडजस्टमेंट और नॉट, इस रिगार्डिंग। और प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर, डेट, प्लेस, ये सब मेंशन किया जाएगा परफॉर्मर FI में। और तो कुछ नहीं बचा है। हाँ, एक चीज़ और जो MCQ में आ सकती है या फिर कहीं भी केस स्टडी में बता सकता है कि अगर एक्वायरर का FI यानी कि अनएडजस्टेड FI या फिर एक्वायरर का FI अगर ऑडिटेड नहीं है, तो प्रैक्टिशनर उसका ऑडिट तो नहीं करेगा, ऑडिटर उसका ऑडिट नहीं करेगा, लेकिन वो इस बात के लिए एविडेंस जरूर लेगा कि वो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल होने चाहिए। whether the practitioner can obtain sufficient understanding of the entity सोर्स लेवल है, और जो एंटिटी के लिए अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से ऑब्टेन करे, उसके लिए एविडेंस प्रैक्टिशनर को लेना पड़ेगा। और तो बस यही है, छोटा सा क्रिप्स का 3420।